गुड आफ्टरनून। द पॉलिटिकल कैचअप में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अलगाववाद के दूसरे भाग की तरफ, जहाँ सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अलगाववाद है क्या, मार्क्स ने इसको कैसे डिफाइन करने की कोशिश की है। और आज हम बात करेंगे कि अलगाववाद की जो चार अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जो चार अलग अलग चरणों में अलगाव होता है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अलगाव के इन चार प्रकार के प्रकृति के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी बात कर लें कि अलगाववाद का जो सिद्धांत है उससे संबंधित जो कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं या जो मार्क्स के ओवरऑल चिंतन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसको जानने की ज़रूरत है। जैसे लुईस अल्थुजर ने जब मार्क्स के बारे में लिखना शुरू किया, रीडिंग कैपिटल में या फॉर मार्क्स में, तो बताते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं, जो उनकी राइटिंग्स, उसमें दो अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्शंस दिखाई पड़ते हैं। एक रिफ्लेक्शंस ऐसा है जिसमें लगता है कि मार्क्स बड़े ही मैच्योर हैं और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं, और दूसरी राइटिंग्स ऐसी दिखती है जिसे मार्क्स जो है यंग दिखाई पड़ते हैं, या उनका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है। तो यंग मार्क्स और लेटर मार्क्स या मैच्योर मार्क्स की जो बात है, उसको अल्थुजर ने एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर का नाम दिया है, और उनकी राइटिंग्स के दो अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो अलगाववाद का सिद्धांत दिया है, दरअसल यह उनके कह सकते हैं यंग मार्क्स, यानी कि जो फिलोसफिकल मार्क्सिस्ट राइटिंग है, यह उससे संबंधित है। तो हमने इससे पहले बात की थी कि अलगाववाद क्या है, तो हम लोगों ने मोटे तौर पे ये समझने की कोशिश की थी कि एलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। अलगाववाद जो है वह व्यक्ति को वस्तु के रूप में परिणित करने की प्रक्रिया है। आज हम देखें कि चार जो चरण हैं, ये चार प्रकार हैं अलगाव के, वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या बातें मार्क्स कहते हैं। तो जो सबसे पहली बात आती है वह है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। तो उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव के बारे में जैसा कि मिस जॉर्ज लिखते हैं कि मार्क्स का कहना है कि मजदूर जानता है कि जो कुछ वह उत्पादन कर रहा है वह उसका नहीं, और इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक में उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया में एक छोटे से भाग की भूमिका अदा करता है, इसलिए वह अपने आप को वस्तु का एकमात्र निर्माता नहीं कर सकता। श्रमिक का वस्तु की क्रय विक्रय संबंधी प्रक्रिया पर भी किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सभी परिस्थितियां श्रमिक में उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव पैदा करती हैं, अर्थात वह प्रोडक्ट, वह वस्तु, वह उत्पाद जिसको श्रमिक ने स्वयं सृजित किया हो, स्वयं बनाया हो, लेकिन उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उस प्रोसेस में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो सबसे पहला जो अलगाव होता है वह उत्पादित वस्तु के प्रति होता है। मार्क्स ने अलगाव का जो दूसरा स्वरूप बताया है उसमें वह कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रति अलगाव की भावना इमर्ज कर जाती है। पूंजीपति व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण जो श्रमिक हैं वह उत्पादन की प्रक्रिया में छोटे से हिस्से के रूप में होने के कारण वह मजबूर है अपने श्रम को बेचने के लिए, और जीवन पर्यंत यह उत्पादन की जो प्रक्रिया है वह इसी प्रकार से चलती रहती है, और मजदूर जो है एक यंत्र की भांति अपने श्रम को बेचता है और अपनी जीविका को चला रहा होता है। धीरे धीरे यह जो इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, यह जो यांत्रिकीकरण है एक व्यक्ति का, इससे अरुचि उत्पन्न होती है और यह बढ़ता चला जाता है। मार्क्स ने श्रम को एक मानवीय क्रिया कहा है जो मानव की मानवता को प्रभावित करती है। पूंजीपति व्यवस्था में श्रम मानवीय क्रिया न होकर जीविकोपार्जन को बनाए रखने का एक साधन है। श्रमिक की कार्य संबंधी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जो व्यक्ति में अलगाव पैदा करती है। श्रम आंतरिक संतुष्टि न रहकर बाह्य मजबूरी हो जाती है जो व्यक्ति में अलगाव पैदा करती है। अर्थात जो एक मजदूर है जब वो श्रम कर रहा है तो उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिल रही, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, यह उसके लिए कंपल्सन है उसके लिवलीहुड के लिए। तो धीरे धीरे वो एक इंडिविजुअल को एलिनेट करने की ओर धकेल देती है। मार्क्स ने इसी अलगाव को इस प्रकार भी कहा कि श्रम मजदूर के लिए
बाह्य है कि यह उसके स्वभाव का एक अंग नहीं है। फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि वह अपने कार्य में अपने को संतुष्ट नहीं कर पाता है, बल्कि खुद को नकारना शुरू करता है। अपने आप को दरिद्र महसूस करना, शारीरिक या मानसिक ऊर्जा का विकास नहीं हो पाने की स्थिति में शरीर की थकान, और धीरे धीरे जो वो है, वह जो मजदूर है, वह अपने आप के अंदर जो एक इंडिविजुअल के जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं एक मनुष्य के अंदर, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती हैं। तीसरी जो अलगाव की प्रक्रिया है वह है मानव जाति से अलगाव। अब अलगाव का जो तीसरा स्वरूप है, जो मार्क्स बतलाते हैं कि पूंजीपति व्यवस्था में श्रम विभाजन एवं उत्पादन की प्रकृति व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा कर देती है। मार्क्स लिखते हैं कि श्रमिक को समाज में रहकर अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उसकी इतनी अधिक अरुचि पैदा हो जाती है कि वो स्वयं से ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और जो उसके कलीग हैं, उन सबसे अपने आप को डिटैच फील करने लगता है। वह इन सब प्रकार के सदस्यों से दूर हटता जाता है और समुदाय से भी। उसका इतना अधिक शोषण होता है कि वह अपने जीवन और संसार के प्रति निष्क्रिय हो जाता है। पूंजीपति व्यवस्था श्रमिक को मुद्रा और उत्पादन के साधनों का निष्क्रिय दास बना देती है, और यही निष्क्रियता व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति है वह निष्क्रिय है, वह एक तरीके से उस व्यवस्था में पैसिव हो जा रहा है। चौथी प्रक्रिया जो मार्क्स ने बताई वह है व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव। अलगाव का चौथा स्वरूप जो मार्क्स ने बताया है वह तीसरे प्रकार के स्वरूप का ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनल कंक्लूजन है। कि मार्क्स कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक लक्षणों से अलग थलग पड़ जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से भी अलगाव की स्थिति में आ जाता है। तो अगर हम इस तरीके की क्रोनोलॉजी को देखें तो एक इंडिविजुअल सबसे पहले जिस प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है और उससे जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, सबसे पहला अलगाव वहाँ से होता है। दूसरा कि वो जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, उत्पादन की प्रक्रिया है, व्यक्ति अपने आप को वहाँ से अलगाव महसूस करता है। व्यक्ति समाज के जो अन्य लोग हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उससे अपने आप को अलगाव महसूस करता है। और अंततोगत्वा लास्ट में आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने मूल मानव प्रवृत्ति से ही विमुख हो जाता है, एलिनिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों ही वीडियो को एक साथ क्लिप करके देखें और समझें तो मार्क्स के अलगाववाद की जो अवधारणा है हम उसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।